हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइंग फिजिक्स। तो गाइज आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन अपने बने हुए हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जो फर्स्ट चैप्टर है अपना, जिसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, चार्ज डेंसिटी कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट होती है, वो हमारी गोस लॉ से रिलेट होती है, जो फ्लक्स होता है वो कैसे निकालते हैं हम गोस लॉ के थ्रू, कब हम कूलम्ब्स लॉ का यूज करते हैं और कब गोस लॉ का यूज करते हैं। तो इन पे किस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि क्वांटम मैकेनिक्स और मैथमेटिकल फिजिक्स के CSIR नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपको उनकी मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये जून 2011 में आया था, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है क्वेश्चन अपना। और यहाँ पे हमें चार्ज डेंसिटी जो है वो गिवन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और हमें पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो पोटेंशियल और चार्ज डेंसिटी में रिलेशन कैसे निकालते हैं हम वो देखेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं भी याद हैं तो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शॉर्ट नोट्स शेयर किए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के, तो आप वो देख सकते हो। और वो जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए वो एकदम से फॉर्मूला बेस्ड ही हैं, उतने तो आपको फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के ज़रूर से ही याद होने चाहिए, तो उनको बार बार रिवाइज करते रहो। अगर आपने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आप रिवाइज करो, क्योंकि खुद वालों से रिवीजन करना बहुत इजी होता है और हमें पता होता है कि हाँ ये चीज़ हमने क्यों लिखी थी। बल्कि दूसरे से अगर आप करते हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो मैं तो बोलूँगी कि अपने खुद के शॉर्ट नोट्स अगर आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में। और अगर नहीं भी बना रखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला जो है वो आपको, कौन कौन से फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्टैटिक स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, मतलब चार्ज डेंसिटी गिवन है। ठीक है, रो आर इज इक्वल टू ए बाई आर ई रेज टू पावर माइनस के आर, where A and K are positive constants, the electrostatic potential corresponding to this charge distribution varies with R edge। तो यहाँ पे हमें रो गिवन है और पोटेंशियल बताना है कि R के साथ कैसे वेरी करता है इन ऑप्शन से। तो रो और जो चार्ज डेंसिटी और पोटेंशियल कैसे रिलेट होते हैं अपने गोस लॉ से हम देखते हैं। गोस लॉ क्या बताता है कि जो फ्लक्स है ना वो हमारा क्या होता है, 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। और जो फ्लक्स है वो हमें क्या बता रहा है, फ्लक्स होता क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस ई डॉट डी एस। तो अगर गोस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म हम देखते हैं तो वो हमारी होती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। शायद आपको याद ही होगी ये। और गोस लॉ की जो डिफरेंशियल फॉर्म है उसी से हमारा आता है, ई को हम लिखते हैं पोटेंशियल की टर्म्स में, कैसे लिखते हैं, माइनस ऑफ डेल वी। तो डेल स्क्वायर वी हमारा किसके इक्वल आता है, माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आता है। तो यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन। देखो हम गोस लॉ का यूज कब करते हैं, जब आपको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। ये जरूर से आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, या तो रो जो है वो यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होगा, रो जो गिवन होगा वो या तो कांस्टेंट होगा या वेरी करेगा आर के साथ में, आर का फंक्शन होगा या कांस्टेंट होगा, तो हम गोस लॉ का यूज करेंगे। और गोस लॉ हमने देखा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस किसके इक्वल होती है, 1/एप्सिलॉन टाइम चार्ज इनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रो गिवन है, डेल स्क्वायर वी किसके इक्वल है, -1/एप्सिलॉन। रो की वैल्यू क्या है, A/R ई रेज टू पावर माइनस के आर। ठीक है, वी हमें बताना है, तो ऑप्शन से ही हम चेक करेंगे
क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है तो डेल स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में ये फॉर्मूला जब जरूर से ध्यान रखना, डेल स्क्वायर हमारा क्या होता है, लैप्लासियन। तो लैप्लासियन का फॉर्मूला स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में क्या होता है, 1/r स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर होता है। ठीक है, अब किसी का भी हम ले रहे हैं, यहाँ पे डेल स्क्वायर किसका है, v का, तो डेल v अपॉन डेल आर लिख लेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है। अब डेल स्क्वायर v की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है और ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, इस टर्म के इक्वल। तो ऑप्शन से हम चेक करेंगे, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन कंसीडर करते हो तो v की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, r इंटू में e⁻⁻⁻kr। तो हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और चेक करना है कि इसके इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डेल v बाई डेल r हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या आएगा, r फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस के आ जाएगा इंटू में, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 वैल्यू आएगी, इंटू में क्या है, आर स्क्वायर है तो इंटू में आर स्क्वायर हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर क्यूब और यहाँ पे होगा आर स्क्वायर। फिर इसका दोबारा से हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो दोबारा से इस टर्म का डेरिवेटिव हम लेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन जो है वो आर क्यूब है, माइनस के तो कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, e⁻⁻⁻kr इंटू में माइनस के होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सेकेंड फंक्शन जो है वो एज इट इज होगा, माइनस के तो कांस्टेंट है, आर क्यूब का क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, प्लस ये वाली टर्म का भी हम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज e⁻⁻kr इंटू में माइनस के, प्लस आर स्क्वायर का होगा 2r इंटू में माइनस के, माइनस 2r इंटू में क्या आ जाएगा e⁻⁻kr। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट अगर आप करते हो तो ये टर्म जो है वो 3r स्क्वायर है और यहाँ पे r स्क्वायर है, तो ऐड होके यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 4r स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, ये 4r स्क्वायर है, r क्यूब है और 2r है। अब हमें क्या करना है, 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो इसके इक्वल नहीं आ रही, मतलब ए ऑप्शन तो अपना ठीक है नहीं। तो ऐसे ही जब बी ऑप्शन को आप पिक करते हो तो v की वैल्यू हमने क्या लेनी है, 1/r e⁻⁻kr। तो डेरिवेटिव लोगे सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू r, क्या आएगा 1/r एज इट इज e⁻⁻kr इंटू में माइनस के, प्लस क्या आ जाएगा -1/r स्क्वायर e⁻⁻kr। फिर क्या करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे एक आर कैंसिल होगा। फिर क्या करना है, हमें दोबारा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, आर एज इट इज़, माइनस के अपना कांस्टेंट है ही, e⁻⁻kr का डेरिवेटिव अगर हम करते हैं तो माइनस के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस e⁻⁻kr इंटू में माइनस के एज इट इज, आर का क्या होगा 1 होगा, माइनस साइन है यहाँ पे, माइनस साइन e⁻⁻kr का क्या होगा यहाँ पे डेरिवेटिव इंटू में माइनस के, तो ये वाली जो टर्म है वो कैंसिल हो रही है, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो अभी हमें क्या करना है, 1/r स्क्वायर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1/r स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक r कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, 1/r इंटू में माइनस के का होल स्क्वायर e⁻⁻kr। ठीक है, और इसको हमें कंपैरिजन करना है इस टर्म से। तो इस टर्म से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो k की वैल्यू है वो डिफरेंट है, ये वाली टर्म तो जो है वो हमें सेम ही मिल रही है, कांस्टेंट टर्म सिर्फ डिफरेंट मिल रही है। तो हो सकता है जो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है उसकी वैल्यू यही हो। ठीक है, तो आप कंपैरिजन करोगे तो हमें सिमिलर वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। सिमिलरली अगर आप अदर ऑप्शन लेके पोटेंशियल की वैल्यू और ये टर्म सोल्व करते हो तो वो इसके इक्वल नहीं आएगी, तो जो बी ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2011 में आया था।
4 equal point charges are kept fixed at the 4 vertices of a square. स्क्वायर जो हमने बनाया है, एक स्क्वायर है, उसके चारों वर्टिसेस पे हमने इक्वल पॉइंट चार्जेस रखे हैं. हम मान लेते हैं जो पॉइंट चार्ज है वो कितना है, प्लस क्यू है, क्योंकि इक्वल चार्जेस हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या है कि हाउ मैनी न्यूट्रल पॉइंट्स, और न्यूट्रल पॉइंट्स इसने डिफाइन भी किया है कि दैट इज पॉइंट्स वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिसेस. जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है. ठीक है, विल बी फाउंड इनसाइड द स्क्वायर. कितने न्यूट्रल पॉइंट होंगे स्क्वायर के इनसाइड में, ये हमें बताना है. तो चार्जेस की वजह से अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हो किसी भी पॉइंट पे इनसाइड द स्क्वायर, तो इनसाइड द स्क्वायर अगर इस पॉइंट पे मान लो हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इस चार्ज की वजह से अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के. ठीक है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे डिस्टेंस कम है इस पॉइंट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा. इस चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा. तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेगा, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा. इन दोनों की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो जो डायरेक्शन है वो भी हमारी क्या होगी, सेम डायरेक्शन में नहीं आ रही, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, डायरेक्शन हमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे मिलेगा. तो ऐसे किसी भी पॉइंट पे हम निकालते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है. अगर सेंटर की हम बात करें, एट सेंटर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो चारों चार्जेस की वो क्या होगी, इक्वल होगी सेंटर से. ठीक है, चारों वर्टिसेस सेम डिस्टेंस पे हैं, तो चारों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा. ठीक है, अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें ना, तो डायरेक्शन से, क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है, तो डायरेक्शन क्या होगी, प्लस चार्ज से हमेशा क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो ये इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इस चार्ज की वजह से अगर हम निकालते हैं तो ये डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन दोनों की क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट कर जाएगी. और क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है तो क्या होगा, इन दोनों चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हम देखेंगे तो क्या आएगा, जीरो. सिमिलरली इन दोनों चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का सम क्या आएगा, जीरो आएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सिर्फ क्या होगा, जीरो वैल्यू होगी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पे होता है. तो कितने न्यूट्रल पॉइंट हमें मिलेंगे, सिर्फ एक मिलेगा. तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. और एक शॉर्ट नोट्स में अगर आपने पढ़ी हो ये बात, हम थ्योरी में पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन आपको गिवन है ना, तो उसके सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा. कब, जब इक्वल चार्जेस प्लेस कर रखे हों हमने सारे वर्टिसेस पे. तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो याद रखने के लिए कि फॉर इक्वल चार्जेस प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन, उसमें चाहे आपकी ट्रायंगल भी हो सकती है, पेंटागन भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है रेगुलर पॉलीगन, तो क्या होगा, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना. तो अगर ये बात आपको ध्यान होगी तो आप डायरेक्टली ही ए ऑप्शन पिक कर दोगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना दिसंबर 2011 में ही आया था. ए स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स राइज टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द फॉर्म, कैसे आपको गिवन है, अल्फा इंटू 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, where r and alpha are positive constant, तो charge contained within a sphere of radius r centered at the origin is. तो एक स्फीयर है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन, और रेडियस कितनी है उसकी, r रेडियस है. ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे गिवन है, r कोई भी रेडियस हो सकती है इनसाइड द स्फीयर. इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये गिवन है, रेडियस के साथ कैसे वेरी करता है. और हमें को क्या
और हमें क्या बताना है कि चार्ज कंटेन्ड विद इन ए स्फीयर, इस स्फीयर के इनसाइड में चार्ज कितना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है वो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। स्फीयर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो हम यूज करेंगे किसका, गोस लॉ का। तो गोस लॉ क्या होता है, गोस लॉ की अगर इंटीग्रल फॉर्म की हम बात करें तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज सरफेस क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट सरफेस, और विद इन द स्फीयर हम निकालेंगे, ठीक है। तो चार्ज इनक्लोज्ड हमें निकालना है, तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्लोज्ड कर इंटीग्रल ई डॉट डी एस। अब ds की अगर हम बात करें स्फीयर के लिए, तो स्फीयर के लिए जो सरफेस एरिया होगा, जो सरफेस एलिमेंट होगा वो क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, और डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, आर कैप वेक्टर होती है। स्फीयर पे जो डायरेक्शन होगी वो आर कैप वेक्टर होगी। आई होप ये चीज़ें आपको पता होंगी, अगर नहीं भी पता है तो डिटेल से हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि सरफेस एलिमेंट स्फीयर के लिए क्या होता है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये भी आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन ईएमटी के सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो इन पे ही काम करना है आपको, लेंथ एलिमेंट क्या होती है, सरफेस एलिमेंट क्या होता है, डायरेक्शंस कैसे होती हैं उनके, ठीक है। तो ये तो ds की वैल्यू होगी, e की वैल्यू हमें गिवन है, तो आर कैप डॉट आर कैप हम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, हमें एक स्केलर मिलेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे लिखेंगे हम, अब ये जो है हमारे पास थीटा और फाई, इनकी लिमिट्स भी आपको पता होनी चाहिए स्फीयर के लिए। तो थीटा की लिमिट जो होती है स्फीयर के लिए वो क्या होती है, 0 से लेके पाई। फाई की जो लिमिट होती है स्फीयर के लिए वो होती है 0 से लेके 2 पाई, ठीक है। तो अब एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने पुट करी, तो अल्फा कांस्टेंट था, हमने बाहर ले लिया, 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन कैपिटल आर, इंटू में क्या आएगा, आर स्क्वायर, आर कैप इंटू में आर कैप डॉट आर कैप तो 1 हो गया। ds की वैल्यू हम पुट करेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई, इंटीग्रल हम लेंगे थीटा का 0 टू पाई एंड फाई का क्या होगा 0 टू 2 पाई। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा, और चार्ज एनक्लोज जो हमें देखना है वो रेडियस कितनी है स्फीयर की, आर पे, तो आर रेडियस हम कंसीडर करेंगे। तो आर जहाँ पे भी है वहाँ पे हमें वैल्यू क्या लेनी है, कैपिटल आर लेनी है। तो क्या आ जाएगा, चार्ज एनक्लोज्ड क्या आएगा हमारे पास, अल्फा एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे आर स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट करेंगे तो ई रेज टू पावर कितना हो जाएगा, -1, तो कितना होगा 1 माइनस 1 अपॉन ई लिख देंगे, और बाकी तो कहीं पे भी आर है नहीं। तो इंटीग्रेशन हमें करना है विद रेस्पेक्ट टू थीटा, साइन थीटा डी थीटा, और फाई का क्या होगा 0 टू 2 पाई डी फाई, तो 1 का लेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 पाई। साइन थीटा का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आता है, माइनस कोस थीटा आता है, लिमिट पुट करते हैं तो वैल्यू आती है 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पाई अल्फा एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 अपॉन ई। तो ऑप्शन से आप मैच कर लो कि चार्ज एनक्लोज्ड आपको कौन सा दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आपको करेक्ट गिवन नहीं था क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि जो बेस्ट ऑप्शन होगा ना, जो अपने आंसर से मैच करेगा, वो वाला आप पिक करके आओ। लेकिन पिक जरूर करके आओ अगर आपको ऐसे डाउट लग रहा है कि ऑप्शन कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो अटेम्प्ट करके आता है उसी को क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे और ऑप्शन भले ही गलत हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या करो कि जो बेस्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है वो ऑप्शन आप पिक कर दो। तो इनमें से अगर आप मैच करोगे तो यही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक कर दोगे जो सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये दिसंबर 2012 में आया था। 3 charges are located on the circumference of a circle of radius r as shown in the figure below. The 2 charges q subtend an angle 90 degree at the center of circle.
ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा है फिगर में, द चार्ज Q इज सिमेट्रिकली प्लेस्ड, मतलब बोथ चार्जेस से सिमेट्रिकली हमने प्लेस किया है विथ रेस्पेक्ट टू द चार्जेस Q इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज जीरो। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे आपको क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, Q का मैग्नीट्यूड हमें बताना है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल q, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अब यहाँ पे आप देखते हो ना, आपको चार्जेस गिवन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो। तो गोसला का यूज हम यहाँ पे नहीं करेंगे, तो हम किसका यूज करेंगे, कूलम्स लॉ का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्ज की वजह से अगर हम सेंटर पे फाइंड आउट करें तो क्या वैल्यू आएगी, या डिस्टेंस जो है वो तो हमारी क्या है, सर्कल की डिस्टेंस जो है वो क्या है, सर्कल की रेडियस आ जाएगी कैपिटल R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्जेस की वजह से, इस Q चार्जेस की वजह से या इस Q चार्ज की वजह से हम निकालें, मैग्नीट्यूड जो होगा ना वो क्या आएगा, सेम आएगा। मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं, डायरेक्शन जो होगी वो तो, क्योंकि अगर, और एक और बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, मैंने सेकंड क्वेश्चन जो देखा था उसमें भी मैंने यही बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब सेम चार्जेस प्लेस कर रखे हों हर एक वर्टिसेस पे। तो अगर सेम चार्जेस का मतलब क्या है कि उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम साइन का भी होना चाहिए। पॉजिटिव चार्जेस प्लेस कर रखे हों इक्वल मैग्नीट्यूड के, या नेगेटिव चार्जेस प्लेस कर रखे हों इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्टिसेस तो कुछ होता नहीं है सर्कल का, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कैंसिल आउट करके जीरो कब आएगा, जब सभी चार्जेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड होगा, मतलब चार्जेज का जो मैग्नीट्यूड का साइन जो है ना वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सबका। तो हम पॉजिटिव ही कंसीडर करके रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q चार्जेस की वजह से, इसकी वजह से निकालो या इसकी वजह से निकालो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो वैल्यू क्या आती है, चार्जेस भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो सेम ही आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है Q इंटू में R स्क्वायर, तो R स्क्वायर आ जाएगा। अब इसके डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो तो ये डायरेक्शन होगी, इस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो ये डायरेक्शन होगी। इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो डायरेक्शन है इसका हम क्या करते हैं, कंपोनेंट लेते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस की हम बात करें तो ये कंपोनेंट जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग, और वाई के अलोंग जो जाएगा वो हमारा क्या जाएगा, माइनस ऑफ वाई जाएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको गिवन है, इसका अगर कंपोनेंट हम देखते हैं तो एक्स एक्सिस में ये जाएगा। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है तो एक कंपोनेंट एक्स में है और एक माइनस एक्स में है, कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, वही माइनस वाई डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो जो स्मॉल Q चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए, इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो स्मॉल Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, और इन दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या लेना है हमें, इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है उसका रिजल्टेंट जो हमारा आएगा अलोंग द नेगेटिव वाई डायरेक्शन, उसके इक्वल मैग्नीट्यूड किसका होगा, इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट हम निकालेंगे दोनों चार्जेस की वजह से। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं वेक्टर्स का, मैंने आपको बताया भी था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देती हूँ मैं Q चार्जेस की वजह से, दोनों चार्जेस की वजह से, वो क्या होगा, कैसे लिखते हैं वेक्टर्स में। E1 इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट Q चार्जेस की वजह से EQ स्क्वायर आएगा, सेकेंड की वजह से EQ स्क्वायर ही आएगा, और +2 कोस थीटा एंगल बिटवीन देम होता है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन देम क्या है, 90, तो कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो आगे की टर्म कुछ आएगी नहीं, और इसका क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ये वेक्टर अलजेब्रा में भी हम पढ़ते हैं कि दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो वो फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट 2EQ आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2EQ जो है वो हमारा क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
कैपिटल Q इंटू में क्या आएगा आर स्क्वायर, ये वैल्यू है। और ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला बोथ Q चार्जेस की वजह से, उसकी डायरेक्शन अगर आप लिखोगी तो माइनस आई कैप आएगी, माइनस वाई कैप, आई कैप बोल गई मैं, माइनस वाई कैप आएगी। डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है अब Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, माइनस वाई कैप से तो अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हमारे पास जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो कैपिटल जो स्मॉल Q चार्ज है उसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालते हैं तो वो क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है स्मॉल Q, डिस्टेंस कितनी है वही r है तो r स्क्वायर हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, तभी हमें नेट सेंटर पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो ये दोनों हम इक्वल रखते हैं तो जो स्मॉल Q है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें कंपैरिजन से, स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैपिटल Q, और हमें निकालना है कैपिटल Q तो क्या आ जाएगा Q/√2। तो जो ए ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर ए होलो चार्ज सेल ऑफ इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी, द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाई रो आर इज इक्वल टू K/r², जहाँ पे K क्या है कॉन्स्टेंट है और किस रीजन में आपको गिवन है, R जो है वो लाई करता है A से B में। तो एक स्फेरिकल सेल आपको गिवन है जिसकी इनर रेडियस क्या है, A है, इनर रेडियस है A और आउटर रेडियस जो है वो है B। तो A से B के बीच में आपको क्या गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है A से B के बीच में, और वो कितनी है ρr इज इक्वल टू K/r²। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द डिस्टेंस r ग्रेटर देन a। r ग्रेटर देन a में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो r ग्रेटर देन a में मतलब कोई यहाँ पे इस रीजन में भी कोई पॉइंट हो सकता है r, और r कोई आउटसाइड रीजन में भी कोई भी पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं कि क्या अगर इनसाइड रीजन में या आउटसाइड रीजन में हम फाइंड आउट करें तो क्या डिफरेंट वैल्यू आएगी या एक ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, तो हम यूज करेंगे किसका, आपको दिख भी रहा है कि चार्ज डेंसिटी जो है वो r के रिस्पेक्ट में वेरी कर रही है, मतलब हम यूज करने वाले हैं गोस लॉ का। गोस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड। तो अगर इनसाइड में किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे तो जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो डिफरेंट होगा, और आउटसाइड में हम किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो जो चार्ज एनक्लोज्ड होगा वो तो क्या होगा, टोटल चार्ज होगा, जो कि डिफरेंट होगा। तो दो वैल्यूज हमें मिलेंगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि R जो है वो हमारा लाई करता है A से, तो ग्रेटर रीजन में ही हमें फाइंड आउट करनी है, तो इस रीजन में हमारा लाई करता है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालेंगे, एक गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर लेते हैं R रेडियस का, और उसके इनसाइड में हम क्या देखते हैं, चार्ज एनक्लोज देखते हैं, क्योंकि चार्ज एनक्लोज उसी के रीजन में हमें चाहिए। तो E.dA की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E से ही हम लिख लेते हैं। dA की अगर हम बात करें तो इसका क्या आएगा, एरिया आएगा। जो गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया है उसका क्या लेंगे, एरिया, तो क्या आ जाएगा 4πr² होता है सरफेस स्फीयर का जो एरिया होता है वो। और चार्ज एनक्लोज्ड हमें निकालना है, रो गिवन है, तो 1/ε0 टाइम इंटीग्रेशन रो की वैल्यू पुट करेंगे K/r², और जो रो की वैल्यू आपको गिवन है वो किस रीजन में लेनी है, क्योंकि A से B के रीजन में आपको गिवन है, लेकिन गॉसियन सरफेस जो है वो तो R तक ही होगा। तो चार्ज एनक्लोज्ड अगर हम देखेंगे तो जो चार्ज डेंसिटी हम लेंगे वो किस रीजन में लेंगे, A से R के रीजन में लेंगे। ठीक है, तो R की तो लिमिट होगी A से लेके R, और वॉल्यूम एलिमेंट हम लिखते हैं इनटू में dV, तो क्या आता है r² dr साइन थीटा d थीटा d∅। तो थीटा और फाई की लिमिट हो जाएंगी 0 से पाई और 0 से 2π। r² से r² कैंसिल होगा, क्या वैल्यू आती है 1/ε0 टाइम्स जो इनका इंटीग्रेशन है थीटा और फाई का, वो आपको पता होगा क्या वैल्यू देगा 4π। इनटू में k अपना है ही कॉन्स्टेंट, r का क्या हो जाएगा
डी 1 है हमारे पास, आर का कोई फैक्टर नहीं है, तो इंटीग्रेशन करेंगे आर वैल्यू आएगी, लिमिट पुट करते हैं तो क्या आता है आर माइनस ए, ठीक है। और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ रही है के इंटू में आर माइनस ए अपॉन अपसाइल नोट आर स्क्वायर। कुछ डायरेक्शन होगी, लेकिन ऑप्शन से आप देखते हो तो आपको डायरेक्शन नहीं गिवन है। डायरेक्शन जो होती है वो आर कैप ही होती है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपको चार्ज गिवन है, ठीक है। आर कैप होगी या माइनस आर कैप होगी। तो ये वैल्यू आप देख लोगे कि आर अगर ए से बी के बीच में लाई करता है तो उस केस में आपके पास ये वैल्यू आनी चाहिए, जो कि सिर्फ सी वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि जो सी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आर ग्रेटर देन बी में आपको निकालने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन में आपको दिख रही है। आर ग्रेटर देन बी में भी आप देख लो, तो उस केस में क्या होगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे आएगा, ये आर ही वैल्यू हमने लेके चली और एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया जिसका एरिया तो क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, आर जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक की, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे आएगा कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे वो सिर्फ ए से बी रीजन में होगा। बी से ग्रेट आर रीजन की हम बात करें तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वो सिर्फ हमें इसी रीजन में गिवन है। तो जो लिमिट आएगी वो क्या आ जाएगी, आर की लिमिट आ जाएगी ए से बी, थीटा फाई की लिमिट तो सेम ही रहेगी, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। थीटा फाई का इंटीग्रेशन हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4 पाई, और आर का इंटीग्रेशन हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी बी माइनस ए, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, के इंटू में बी माइनस ए अपॉन अपसाइल नोट आर स्क्वायर। तो आप मैच करते हो तो सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी जो क्वेश्चंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।